आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसका सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास लाइन सेगमेंट। आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट वो लाइन होती है जिसके एंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग ऑफ लाइन सेगमेंट। अब क्वेश्चन राइज होता है कि इस लाइन सेगमेंट को, अगर हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है, आप उसको मेजर कैसे करोगे। सपोज मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ये और एक लाइन सेगमेंट है ये। आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है और कितनी बड़ी है पहली लाइन सेगमेंट से। सपोज ये है लाइन सेगमेंट 1, ये है लाइन सेगमेंट 2। तो सबसे पहला तरीका होता है मेजर करने का बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आइडिया लगा लेते हैं हम देख के, जैसे कि हम इस एग्जांपल को देखें तो हमें पता चल जाएगा कि लाइन सेगमेंट 2 इज ग्रेटर देन लाइन सेगमेंट 1। तो बाय ऑब्जर्वेशन से भी हम वी विल गेट टू नो। सेकेंड इज बाय ट्रेसिंग। बाय ट्रेसिंग मेथड क्यों आया, क्योंकि सपोज अगर मेरे पास ऑब्जर्वेशन से कुछ चीजें तो बहुत क्लियर हो जाती है कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है, पर सपोज अगर मेरे पास लाइन सेगमेंट इस तरीके का है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, कई बार नहीं भी पता चलता कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है, बहुत माइनर सा कुछ मिलीमीटर्स का फर्क है, तो आप ट्रेसिंग पेपर को यूज करोगे। बाय ट्रेसिंग में आप एक ट्रेसिंग पेपर लोगे, उस ट्रेसिंग पेपर को पहली लाइन सेगमेंट के ऊपर रखोगे। दिस इज लाइन सेगमेंट 1, दिस इज लाइन सेगमेंट 2। तो फर्स्ट लाइन सेगमेंट के इसको ऊपर रखोगे और उसको ट्रेस कर लोगे। सपोज आपने यहाँ पे ये ट्रेस कर लिया। अब आप ये इसी सेम ट्रेसिंग पेपर को सेकेंड लाइन के ऊपर रखेंगे, तो आप क्या देखोगे, जो ये एंड पॉइंट है पहली वाली लाइन को जो हमने ट्रेस किया उसका एंड पॉइंट है, उससे अगर सेकेंड लाइन बाहर जा रही है तो मेरी लाइन सेगमेंट 2 इसका मतलब बड़ी है। और अगर लाइन सेगमेंट 2 उस एंड पॉइंट से पहले ही होती है तो हमारा लाइन सेगमेंट छोटा होता है। जैसे कि मैं इस केस में अगर बताऊं, लाइन सेगमेंट 2 इज ग्रेटर देन लाइन सेगमेंट 1। बट ट्रेसिंग पेपर से आप ये तो पता लगा लोगे कि कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है, बट आप ये नहीं पता लगा सकते हाउ मच अमाउंट, कितनी ज्यादा बड़ी है वो। उसके लिए वी विल यूज बाय रूलर एंड डिवाइडर। रूलर एंड डिवाइडर से तो आपको पता ही है, रूलर व्हाट इज रूलर स्केल। स्केल से आप पता लगा सकते हो। आप पहले स्केल को इस पे रखोगे फर्स्ट लाइन सेगमेंट पे, ठीक है, एंड उसको कैलकुलेट करोगे। सपोज वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर अगेन आप स्केल को सेकेंड लाइन सेगमेंट पे रखोगे तो आपको पता चल जाएगा वो 2 सेंटीमीटर से आगे जा रही है और कितना आगे जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा ना रूलर में बना होता है 1 2 3 4 5 एंड उसके सब पार्ट भी होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो होता है स्मॉल अमाउंट, ये है मिलीमीटर, दिस स्मॉल अमाउंट, और ये जो 1 से 2 है ये है 1 सेंटीमीटर। तो अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट इतनी है और दूसरी उसके 1 मिलीमीटर आगे है, तो आप पता लगा सकते हो कि 2.1 सेंटीमीटर है वो। पहली वाली अगर 2 सेंटीमीटर है और दूसरी वाली उसको 0.1 आ गया तो 2.1 सेंटीमीटर। तो और डिवाइडर, ये तो हो गया रूलर से। और डिवाइडर से आप कैसे पता लगाओगे। डिवाइडर आप सबको पता ही है, जिसमें 2 हमारे पास निडल होती है, आप सबके पास होगा डिवाइडर। उसमें आप क्या करोगे, सपोज मेरे पास 2 लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एंड आपको पता लगाना है कितनी बड़ी है दूसरी लाइन सेगमेंट। तो आप क्या करोगे, पहले डिवाइडर की एक नीडल को फर्स्ट लाइन सेगमेंट के एक पॉइंट पे रखोगे और डिवाइडर के सेकंड नीडल को फर्स्ट लाइन सेगमेंट के ही दूसरे पॉइंट पे रखोगे। उतना ही ओपन करोगे आप। अब उतना ही ओपन रहने देना आप डिवाइडर को। उतना ओपन रहने के बाद ही उसी डिवाइडर को आप सेकंड लाइन सेगमेंट पे रखोगे। सपोज आपका यहां तक आया था, यहां तक डिवाइडर आया है। अब आप देखोगे कि इतना अमाउंट ये बड़ा है। अगेन आप डिवाइडर को क्या करोगे, आप डिवाइडर की एक नीडल को आप यहाँ रखोगे और डिवाइडर की सेकंड नीडल को आप यहाँ रखोगे। सपोज इतना आपका डिवाइडर ओपन हुआ, ठीक है। तो उस डिवाइडर को आप स्केल की हेल्प से मेजर कर लोगे। फर्स्ट पॉइंट को आप 0 पे रखना और सेकंड पॉइंट को जहां पे भी वो जा रहा है, तो आपको स्केल की हेल्प से पता चल जाएगा कि सेकंड लाइन सेगमेंट कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। दिस इज हाउ वी मेजर द लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल्स। एंगल्स आपके बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं।
राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल and complete angle. Okay, one by one we will understand what is right angle. राइट एंगल में आपके पास क्या है, जब दो लाइन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सपोज इस लाइन ने इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? यू ऑल नो। ओके, दिस इज द राइट एंगल। अब सेकेंड इज स्ट्रेट एंगल। इसमें हम एंगल कितना होता है, व्हेन द एंगल इज 90 डिग्री। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, डबल। दिस इज अ स्ट्रेट एंगल इज डबल ऑफ राइट एंगल। अब डबल ऑफ राइट एंगल क्या है, 90 डिग्री तो ये था ही, 90 डिग्री इसमें ये ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, तो ये कंप्लीट कितना हो गया, 180 डिग्री एंगल। इस केस में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। थर्ड इज कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल कितना होता है, दिस इज डबल ऑफ स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब डबल ऑफ स्ट्रेट एंगल क्या होगा, स्ट्रेट एंगल ये पूरा है, ये 180 डिग्री, इसमें 180 डिग्री आप और ऐड कर दो ये वाला, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री। इसमें एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो दिस वाज द डिफरेंशिएट बिटवीन द राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड द कंप्लीट एंगल। नाउ अब हम एंगल्स को समझेंगे क्लॉक्स एंड डायरेक्शन की हेल्प से। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज clocks and directions. One by one we will understand. First of all, clock. क्लॉक की हेल्प से हम एंगल कैसे पढ़ते हैं। अब आपको सबको पता ही है क्लॉक क्या होती है। क्लॉक सबके पास है, सबके घर में क्लॉक होती है। कैसे डिजिट लिखे होते हैं क्लॉक पे, 12, 6, 3, 9 और इक्वल डिस्टेंस पे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ओके, तो जब देखो कैसे इसमें कैसे हमारा एंगल बनता है, जब हमारे पास घड़ी की निडल 12 से 3 तक जाएगी। अब तो जो आवर हैंड जो है हमारा क्लॉक का, वो जब 12 पे होगा और 12 से मूव करके 1, 2, 3 पे आएगा, तो मेरे पास जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री एंगल बनता है। आप देख रहे हो ना कि बिल्कुल 90 डिग्री एंगल है, तो ये होता है राइट एंगल। 12 to 3, तो 12 to 3 में आप कितना नंबर मूव करा, आपने करा 12 से 1, 1, 1 से 2, 2, 2 से 3, 3। आप क्या देख रहे हो, आप 3 टाइम्स जब जंप कर रहे हो, आ रहे हो, तो आपका राइट एंगल बनता है। अब जरूरी नहीं है कि 12 से 3 पे ही आपका राइट एंगल बनेगा। सपोज आप 4 पे हो, फिर आप 3 मूव कर रहे हो, 1, 2, 3 और 7 पे आ गए, देन अगेन आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आप सपोज 6 पे हो और 7, 8, 9 पे जा रहे हो, ठीक है, तब भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये सारे आपके क्या है, 90 डिग्री एंगल है। जब 3 स्टेप्स आगे जाते हैं, 3 स्टेप्स आगे जाने पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट, ये तो हो गया राइट एंगल। कंप्लीट एंगल कब बनता है, जब आप 12 से 6 पे जा रहे हो। देखो 12 से 3 पे आपका 90 हुआ, आपको 90 में और ऐड करना है तो 6 पे आना होगा। आप 6 पे आ गए, 12 से 6 पे आ गए, तो कितना एंगल बना ये वाला, 180 डिग्री। तो एंगल कितना बनता है इसमें, 180 डिग्री, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अब इसमें एक चीज होती है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन कितना ले रहा है वो, आवर हैंड कितना रिवॉल्व कर रही है। अब देखो 1 रिवोल्यूशन तब कंप्लीट होगा जब 12 से वो 12 पे आएगी। जब वो 12 से 3 पे गई, मींस जब राइट एंगल उसने बनाया, तो उसमें रिवोल्यूशन कितना आया,
जितना भी वो एंगल बनाएगी वो डिवाइड में टोटल एंगल। टोटल एंगल कितना है इसका, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 12 से आवर हैंड मेरी 12 पे थी और 12 पे ही वापस आ गई, तो एंगल कितना बनता है मेरा उसमें 360 डिग्री। ये 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री इस 360, 12 से 12 पे वापस आ गई, तो इसको बोलेंगे हम यहाँ पे कंप्लीट एंगल। तो रिवोल्यूशन फर्स्ट केस में कितना हुआ, जितना भी वो एंगल बनाया अपॉन में टोटल एंगल, 1/4 रिवोल्यूशन। इस केस में कितना हो गया 180, 360, 1/2 रिवोल्यूशन, और इसमें 360 ही एंगल बनाया है, टोटल भी 360 है, तो कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। ठीक है। अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि 12 पे आपकी आवर हैंड थी, 3, 6, 9 और 9 पे आ गई। अब 9 पे ये एंगल बना आपका। ठीक है। 12 से 9 पे, अब 12 से 9 पे ऐसे तो आएगी नहीं क्योंकि क्लॉकवाइज ही चलता है सब कुछ। ठीक है। तो राइट डायरेक्शन से हम जाते हैं, तो 12 से 9 पे आने पे हमारा एंगल कौन सा बनेगा, ये वाला। अब ये टोटल एंगल कितना हुआ जब ये 12 से 9 पे आ रही है, तो देखो 180 तो ये था, 180 तो ये हो गया, प्लस ये कितना है 90 डिग्री, क्योंकि 3 डिजिट मूव करा 7, 8, 9, तो 180 प्लस 90 270 डिग्री, 270 डिग्री एंगल। और रिवोल्यूशन कितना हुआ 270 अपॉन 360 कितना होता है, 0 से 0, 9 3 27, 9 4 36, 3/4। Okay, this is what we were talking about the clock. Now directions, सेम चीज हमारी डायरेक्शंस में होती है। डायरेक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास 4 डायरेक्शन होती है, आप सबको ही पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नीचे साउथ। जैसे हमारा मैप होता है हम उसी हिसाब से डायरेक्शन भी लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब वहां पे क्लॉक में क्या था, यहाँ 12 था, यहाँ 3 था, यहाँ 6 था, यहाँ 9 था, वहां पे लेकिन बीच में डिजिट भी थे 1, 2, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ 12 के हिसाब से हमें देखना पड़ता था। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 4 चीज़ें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जब नॉर्थ से साउथ तक हमारी कोई चीज़ मूव कर रही है तो एंगल कितना बन रहा है 90, तो नॉर्थ से ईस्ट में 90 डिग्री, ईस्ट से साउथ में 90 डिग्री ये वाला, और अगर इन दोनों का टोटल कर दूंगी, नॉर्थ टू साउथ कर दूंगी, तो कितना होगा 180 डिग्री। नॉर्थ टू वेस्ट करेंगे तो कितना होगा, उसमें 12 to 9 मूव कर रहा है, इस हिसाब से आइडिया लगाओगे 12 to 9, तो 180 प्लस 90 270, और नॉर्थ से नॉर्थ पे ही आ जाएगा, तो 360। ऐसे इसके रिवोल्यूशन निकालेंगे, नॉर्थ से इस 90 डिग्री है तो 1/4 रिवोल्यूशन, इसमें भी 1/4, इसमें 1/2, इसमें 3/4, और इसमें कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। तो दिस वाज द ऑल अबाउट क्लॉक्स एंड डायरेक्शंस। अब आपके पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो, एक क्वेश्चन मैं आपका क्लॉक का करा देती हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्शंस का करा देती हूँ। क्लॉक्स में देखो कैसा क्वेश्चन आएगा, आपको रिवोल्यूशन पूछा है, व्हाट विल बी द रिवोल्यूशन व्हेन द क्लॉक मूव्स फ्रॉम, सपोज आपको पहला बोला क्लॉक मूव फ्रॉम 3 to 9, 3 to 9। अब आप क्लॉक बनाओगे 12, 6, 3, 9। अब वो बोल रहे 3 to 9, 3 से है और 9 पे चली गई, कितना एंगल बनेगा 3 to 9 में आपका 180 डिग्री, क्योंकि 3 to 6 में 90 बनता है, 6 to 9 में 90, तो 180 डिग्री एंगल अगर बनेगा तो रिवोल्यूशन कितना होगा, हाफ। वन मोर क्वेश्चन इज 12 to 9। 12 to 9 मैंने आपको एग्जाम्पल में करा ही दिया था पहले ही, तो 7 to 10 कर लेते हैं, 7 to 10। आपके ये 7 है, ये 8 है, ये 10 है, आपके पास पहले 7 पे थी, अब 10 पे, कितना मूव करा आपने 3 बार, 1, 8 पे गए,
अगेन 9 पे गए, 10, 3 जब मूव करता है कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। तो रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा 1/4। आपको डायरेक्शन का एक क्वेश्चन कराती हूँ। डायरेक्शन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको बोले हैं कि अच्छा, आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आप क्लॉक में 12 पे हो और आपने हाफ रिवोल्यूशन किया, अब आप कहाँ आ गए। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सोचो आप 12 पे हो, आपको रिवोल्यूशन और एंगल्स ना टिप्स पे लर्न होने चाहिए। ये 1 2 4 5, वो बोल रहा है आप 12 पे हो और आपने हाफ रिवोल्यूशन किया। हाफ रिवोल्यूशन कितना होता है? हाफ रिवोल्यूशन होता है जब आप कंप्लीट एंगल पे जाते हो, 180 डिग्री एंगल। इसमें आप 180 और ऐड कर दो, तो 180 कब बनेगा 12 के बाद? 6 पे बनेगा। तो आप कहाँ पहुंच जाओगे क्लॉक में? 6 पे। नेक्स्ट आप कह सकते हो आप 5 पे हो और आपने 3/4 रिवोल्यूशन लिया, ठीक है। 5 पे हो आप, 5 और 3/4 रिवोल्यूशन का मतलब समझ रहे हो? 3/4 रिवोल्यूशन कब था? जब एंगल कितना था 270। 270 कितना होता है? 90 + 90 + 90। 90 में आप 3 बार मूव करते हो, 3 बार मूव करोगे, फिर 3 बार, फिर 3 बार, 9 टाइम्स यू आर मूविंग। तो 3, आप 5 पे हो, आप 9 बार मूव कर जाओ। 1 2 3 4 5 6 7। आप कहाँ थे? 270 है ना? हाँ, 9 टाइम्स। 5 पे हो तो आप कहाँ पे आ जाओगे? 6 7 8 9 10 11 12 1 2। आप आ जाओगे 2 पे। आवर हैंड क्लॉक की कहाँ आ जाएगी? 2 पे। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। डायरेक्शंस के कैसे क्वेश्चन होते हैं देखो। डायरेक्शंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, विच डायरेक्शन यू विल फेस if the question is if you start from east and make half revolution. If you start from east and make half revolution, अब देखो डायरेक्शन क्या थी? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आप कहाँ हो? यू स्टार्ट फ्रॉम ईस्ट, आपने यहाँ से स्टार्ट करा है एंड हाफ रिवोल्यूशन लिया है। हाफ रिवोल्यूशन आपका कब होता है? हाफ रिवोल्यूशन 180 डिग्री पे होता है। तो हाफ रिवोल्यूशन मीन्स आप ईस्ट पे थे, 180 डिग्री एंगल के साथ आप यहाँ आ गए वेस्ट पे। तो आपका आंसर आ गया, यू विल फेस टुवर्ड ईस्ट। अब अगर क्वेश्चन आता कि आप ईस्ट पे हो, ओके, एंड आपने 1/4 रिवोल्यूशन लिया, तो आप कहाँ आ जाओगे? देखो आप ईस्ट पे हो, 1/4 रिवोल्यूशन इज ओनली 90 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री। तो आप कहाँ आ जाओगे? साउथ पे। बट इसमें एक और चीज एग्जामिनर ऐड कर देता है, रिवोल्यूशन कहाँ हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है? क्लॉक में तो क्लॉकवाइज ही चलेगा, लेकिन डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अगर वो बोलेगा क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन है तो ये वाली टर्मिनोलॉजी लेनी है। अगर वो बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज तो आपको ऐसे जाना है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है आप ईस्ट पे हो, हाँ 1/4 रिवोल्यूशन लिया क्लॉकवाइज, तो आप ऐसे मूव करोगे और साउथ आ जाओ। अगर ये क्वेश्चन होता आप ईस्ट पे हो, 1/4 रिवोल्यूशन लिया एंटी क्लॉकवाइज, तो 1/4 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप वैसे जाते हो, 90 डिग्री एंगल यहाँ बनेगा, तो 1/4 रिवोल्यूशन इतना ही है, 1/4 1/4 1/4 1/4। ओके, तो आप कहाँ आ जाओगे? नॉर्थ पे आ जाओगे। अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ। ओके, अगेन हमारा टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स के अगेन हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। 3 टाइप्स के एंगल हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स। ओके, फर्स्ट इज एक्यूट। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? व्हेन द एंगल is less than 90,
सपोज किसी ने मुझे बोला 40 डिग्री एंगल है या 45 है या 60 है या 90, 90 नहीं, ये कौन से एंगल होंगे? 85 डिग्री एंगल है, 72 डिग्री एंगल है, ये कौन से एंगल होते हैं? दे आर एक्यूट। इसमें 90 इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि अगर एंगल 90 हो जाता है ना, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो एंगल राइट एंगल बनता है। 90 पे तो मैंने आपको भी बताया राइट एंगल बनता है। तो 90 से जितने भी कम वाले एंगल है वो सब क्या है? एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज क्या होता है? व्हेन द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। 90 से जितने भी ऊपर वाले एंगल है वो कौन से होंगे? ऑब्ट्यूज होंगे। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स होता है व्हेन द एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, देन क्या होता है? वो एंगल रिफ्लेक्स। अब सपोज आपके पास कुछ आया 270 डिग्री, ये एंगल क्या है? अब आप बोलोगे कि 270 डिग्री जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 भी है और ग्रेटर देन 180 भी है, तो क्या ये ऑब्ट्यूज की कैटेगरी में आएगा या रिफ्लेक्स की कैटेगरी में आएगा? तो ऑब्ट्यूज में एक और लिमिटेशन है, ये एंगल मोर देन 90 तो होता है बट लेस देन 180 होते हैं, 180 से ऊपर वाले नहीं होंगे। तो 270 किस कैटेगरी में आएगा? रिफ्लेक्स। बाकी 90 से 180, सपोज आपके पास 110 डिग्री एंगल है, ये किस में आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल में। ओके, अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? आपको कुछ एंगल बना के दिए होंगे और आपको पूछा होगा कि कैटेगराइज करो एक्यूट, ऑब्ट्यूज, और रिफ्लेक्स में। देखो एक एंगल आपको ये दिया हुआ है, दिस इज द एंगल 1 सेकेंड। मैं पहले सारी बना लेती हूँ एंगल्स, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वन बाय वन। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ठीक है, अब देखो जहां एंगल बना हुआ है ना, आपको सिर्फ वही देखना है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना। फर्स्ट एंगल क्या है? अब आपको देख के पता चल रहा है कि ये लेस देन 90 वाली कैटेगरी में। 90 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 90 की कंडीशन है कि दो लाइंस में से एक लाइन को अगर हम बेस ले लेते हैं, सपोज मैं इस लाइन को बेस लेती हूँ, तो मुझे इसका एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन इस पर खींचनी होती है। ठीक है, तब जाके बनता है 90 डिग्री एंगल। अभी ऐसा तो कुछ है नहीं, इसका जो परपेंडिकुलर होगा, एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन होगी, वो तो ये होगी, तो 90 तो ये बनेगा, तो 90 से कम है, कम है 90 से, तो ये कितने आएगा? एक्यूट एंगल। इसमें देखो, अब आपको ये पता है कि 90 पे इतना बनता है, ये 90 होता है। अब ये 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा है, लेकिन 180 से छोटा है। 180 कब बनता? जब ये पूरा होता, पूरा एंगल 180, ये 180। तो 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, तो किस में आएगा? ऑब्ट्यूज। ओके, अब देखो ये क्या है? ये किस में आएगा? इस लाइन का एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, तो ये किस में आएगा? राइट एंगल में। इस कैटेगरी में देखो, अगर ये ऐसा होता तो कुछ और एंगल आता, लेकिन उसने पूछा ये। अब ये एंगल आप बताओ मुझे कि क्या होगा। ये देखो, आप इस लाइन का ना एग्जैक्ट इसको आगे बढ़ाओ, तो ये 180 होता है, 180, दिस इज 180, लेकिन ये 180 से भी बड़ा एंगल है, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्स। इसमें देखो, ये तो आपको साफ पता चल रहा है, पूरी लाइन पे जो एंगल बनता है ना, दैट इज अ 180 डिग्री। आपको मैंने 180 डिग्री का कौन सा बताया था? स्ट्रेट एंगल बताया था ना पहले वाले में, स्ट्रेट एंगल। एंड ये तो आपको देख के ही पता चल रहा है 90 से कम है, तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। So this was all about the acute, obtuse and reflex angle.
Now the next topic is perpendicular lines. Perpendicular lines किसको बोलते हैं? Perpendicular lines कब बनती हैं? When two lines intersect each other and the angle between them is 90 degree. अब दो लाइंस ना इंटरसेक्ट तो कैसे भी कर सकते हैं, ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन इंटरसेक्शन का एक लिमिट है कि इस तरीके से इंटरसेक्ट करना चाहिए कि दोनों के बीच के एंगल जो हो 90 डिग्री हो। अब वो कैसे हो सकता है? वन कंडीशन इज दिस, ये लाइन थी, इसने इसको इंटरसेक्ट किया और 90 डिग्री एंगल बनाया, तो ये दोनों लाइन क्या होंगी? परपेंडिकुलर। सपोज ये लाइन ए बी है एंड दिस इज सी डी, तो मैं इसको लिखने का तरीका क्या होता है? द सी डी इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है टू ए बी। ओके, नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर कोई लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर है और इस तरीके से है कि जब वो उसको परपेंडिकुलर, जब वो उसको इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। सपोज ये मेरे पास लाइन थी ए बी और यहाँ इस सी डी ने इसको इंटरसेक्ट किया 90 डिग्री पे, तो ये परपेंडिकुलर तो है, लेकिन क्या ए डी और डी बी क्या ये पार्ट्स इक्वल है? नहीं, तो ये परपेंडिकुलर तो है पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। अब इस केस में मैं क्या देख रही हूँ कि सी डी लाइन ने ए बी को इंटरसेक्ट किया 90 डिग्री एंगल पे इन सच अ वे दैट ए डी इज इक्वल टू डी बी। तो ये क्या है? सी डी इज अ, तो मैं इस केस में क्या कहूंगी? सी डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके, अब आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं। एग्जांपल्स आएंगे, दिस इज परपेंडिकुलर, इज दिस परपेंडिकुलर, व्हाई और व्हाई नॉट। अब आपको क्वेश्चंस आते हैं, लेटर टी, इंग्लिश का अल्फाबेट टी, इज दिस परपेंडिकुलर? आप बोलोगे यस दिस इज परपेंडिकुलर, तो क्योंकि ये लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये भी स्ट्रेट होती है और ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। आपको क्वेश्चन आता है, द इंग्लिश अल्फाबेट वी, इज दिस परपेंडिकुलर? नो, इनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री है ही नहीं। आपको क्वेश्चन आता है, रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं, लाइंस जो होती हैं रेलवे ट्रैक्स की, लाइंस ऑन रेलवे ट्रैक, आर दे परपेंडिकुलर? आप बोलोगे नो, क्योंकि रेलवे ट्रैक की लाइन तो सीधी जाके फिर आगे सब ऐसे हो जाती है, ठीक है। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि आपका कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है और कौन सी लाइन नहीं है। नेक्स्ट अगेन ट्रायंगल्स। नेक्स्ट इज ट्रायंगल्स। अब ट्रायंगल को ना आप कैटेगराइज दो तरीके से करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। आपको सबको पता है ट्रायंगल क्या होता है? इट्स अ पॉलीगन व्हिच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। दिस इज अ ट्रायंगल। अब बहुत टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स की, तो कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, लाइक जैसे मैंने ये बनाया, ये ऑलमोस्ट इक्वल लग रहा है। कुछ ट्रायंगल्स ऐसे होते हैं जिनकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती, तीनों अनइक्वल होती हैं। अब देखो जैसे ये है, इसके तीनों अनइक्वल है, ओके। ये देखो, आप देख रहे हो तीनों अनइक्वल है, ये सबसे बड़ी है, देन उससे छोटी, देन उससे छोटी। और एक ऐसे होते हैं जिनकी दो इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड अनइक्वल होती है, ओके। तो देखो, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं
जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड्स, इसमें होता है ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल, थ्री साइड्स आर इक्वल। इसमें होता है नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल, नन ऑफ द साइड्स इक्वल। इसको बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल। और एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल है, टू साइड्स आर इक्वल, वो कौन से होते हैं? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब इनमें क्या होता है, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होंगी उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल तो कहेंगे ही, उनके थ्री एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब ये एंगल और ये एंगल 100% इक्वल होगा। स्केलिंग टेम्पल जिसमें नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल है, नन ऑफ द एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स उसमें कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। ओके और आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं तो टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और ये तो आपको पता चल ही रहा है 90 डिग्री है। ओके और अगर मैं ट्रायंगल्स को कैटेगराइज करूं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल के बेसिस पे एंगल्स के बेसिस पे क्या होता है, इफ ईच एंगल इज लेस देन 90 तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर हर एंगल लेस देन 90 है, तीनों एंगल, जैसे मैंने आपको बताया था ये वाला, इसका ना तो ये 90 है, ना ये 90 है, ना ये 90, इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इफ वन एंगल इज 90, अगर एक एंगल 90 उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे मैंने आपको ये वाला ट्रायंगल बताया था। अब इसमें आप देख रहे हो वन ऑफ द एंगल इज 90 और अगर वन एंगल ग्रेटर देन 90 है, इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कैसे, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये ट्रायंगल है, इसका ये एंगल कितना है, ग्रेटर देन 90 है, तो इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स मैंने आपको क्या बताया था, दे आर द फोर साइडेड पॉलीगन। एंड पॉलीगन क्या बताए थे मैंने, क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं। वो क्लोज फिगर जो चार लाइन सेगमेंट से बनेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास कौन कौन सी चीजें आती हैं, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम। ठीक है, तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल तो आपको पता ही है, स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल 90 डिग्री हो, ऑपोजिट भी एडजेसेंट भी सब इक्वल हो। रेक्टेंगल में आपके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती हैं और एंगल 90 डिग्री होता है। अब आप कंफ्यूज हो गए रोम्बस, पैरेललोग्राम और ट्रेपीजियम में। ट्रेपीजियम में आपकी कंडीशन क्या है, दो लाइंस तो आपकी पैरेलल होंगी लेकिन बाकी की दो एंटी पैरेलल होंगी। आपको पैरेलल एंटी पैरेलल मैंने बताया ना, जहां जिस फिगर में भी आप देखो कि फोर साइडेड है, वो फोर लाइन सेगमेंट से बना है, क्लोज्ड फिगर है और दो उसमें लाइंस पैरेलल हैं, दो एंटी पैरेलल हैं, तो वो क्या होता है, ट्रेपीजियम होता है। अगर इसमें वन पेयर पैरेलल है, वन पेयर ओनली, जिसमें बोथ द पेयर पैरेलल हो, वो होता है पैरेललोग्राम।
दोनों पेयर पैरेलल होंगे, बोथ द पेयर आर पैरेलल, ओके। एक पेयर पैरेलल होगा ट्रेपीजियम बनता है, दोनों पेयर पैरेलल होंगे पैरेललोग्राम बनता है। और रोम्बस कब बनता है? जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जैसे इसमें तो आपकी एडजेसेंट भी है, ऑपोजिट भी इक्वल है। इसमें आपकी एडजेसेंट नहीं है इक्वल, ऑपोजिट इक्वल है। इसमें आपकी एडजेसेंट इक्वल होंगी, ओके। तो ये हमारे सारे क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीगन। अब पॉलीगन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। क्लोज चीजों को हम पॉलीगन बोलते हैं। और लाइन सेगमेंट से बनाओ, एक तो क्लोज्ड फिगर होते हैं, दूसरा लाइन सेगमेंट से बनते हैं। कर्व नहीं आना चाहिए इनमें। ऐसा नहीं है कि आपने ये बना दिया तो आपका ये पॉलीगन हो गया, क्योंकि यहाँ कर्व आ गया। अगर यहाँ भी लाइन होती तो ये आपका क्या होता? पॉलीगन। अब पॉलीगन में कितने टाइप्स होते हैं? अगर 3 लाइन सेगमेंट से बना है तो उसको बोलते हैं ट्रायंगल। 4 लाइन सेगमेंट से बनता है, 4 में तो बहुत सारे आते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम। तो उन सबको एक नाम देते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। 5 से होता है हमारे पास तो हम बोलते हैं पेंटागन। 6 में हम बोलते हैं हेक्सागन, हेक्सा मीन्स 6। और 8 में हम बोलते हैं ऑक्टागन, ऑक्टा मीन्स 8। अब देखो ट्रायंगल कैसे होता है, दिस। क्वाड्रिलेटरल तो आपको स्क्वायर, ये सब, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और रोम्बस। पेंटागन में आपके पास 5 लाइन सेगमेंट, 1 2 3 4 5। हेक्सागन में 6, 1 2 3 4 5 6। ऑक्टागन में 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज ऑक्टागन। नेक्स्ट इज 3 डायमेंशनल शेप। अब 3 डायमेंशनल फिगर्स कौन से होते हैं और उनमें कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आपको जैसे आपने क्यूब्स देखे होंगे, लाइक अगर आप मेरा डस्टर भी देखो तो ये भी क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर का हम फ्रंट पार्ट देख सकते हैं, लेकिन बैक हमें समटाइम्स इमेजिन करना पड़ता है। ये अब मुझे इसका ना बैक, जिसको देखो आप, इसको आपको उसमें ये साइड दिख रहा है, ये और ये, लेकिन इसके अलावा 3 आपके पास फेसेस और हैं, वो आपको इमेजिन करने पड़ेंगे। लाइक अगर मैं ये देखूं तो आपको ये और ये दिखेगा। आपको एक नीचे का इमेजिन करना पड़ेगा और एक बैक का। तो इसमें 3 चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती है, एजेस, फेसेस, वर्टेक्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेसेस। फेसेस क्या होते हैं? ये जो फ्लैट सरफेसेस है ना, जैसे एक फ्लैट सरफेस, सेकेंड, एंड दिस इज थर्ड फ्लैट सरफेस। दीज फ्लैट सरफेसेस आर फेसेस। तो अगर मैं इसमें बोलूँ तो कितने फ्लैट सरफेस है? एक ये, मैं इसको अगर इमेजिन करूँ ना तो यहाँ एक डॉट लगा लो कि ये इसका एंड पॉइंट पीछे यहाँ भी है, ये ऐसे। तो आप कहीं ना कहीं यू कैन लिटिल बिट इमेजिन कि ये उसका फ्रंट, ये अगर मैं ये वाला पार्ट बोलूं, ये वाला, तो ये इसका बैक है, ठीक है। अगर मैं ये वाला पार्ट बोलूं, ये साइडेड है, लेफ्ट साइडेड, ठीक है। और जो ये वाला है, दिस वन, ये मेरा बेस है, बेस, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ 3 फेस जो मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3, ये नहीं है, इसके अलावा भी है, एक पीछे, एक साइड में और लेफ्ट में। तो 6 फ्लैट सर्फेसेस है। तो कुछ चीजें आपको ज्यूम भी करनी पड़ती है, आपको अपने माइंड में फिगर बनानी पड़ेगी कि 3 डायमेंशनल फिगर कैसे होते हैं। नाउ एजेस। एजेस हमारे पास क्या होते हैं?
जितने भी लाइन सेगमेंट है, जितनी भी लाइन से मिलके ये पूरा फिगर बना है वो होते हैं एजेस। सपोज अगर मैं आगे आगे का देखूं तो मुझे पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल आर इंक्लूडेड। 9 तो मुझे दिख रही है लाइन सेगमेंट। अब उसके पीछे का लाइन सेगमेंट ये वाला 10 11 12, तो वैसे इसमें 12 लाइन सेगमेंट्स हैं। तो आपको ये सब क्या होते हैं, एजेस। जितनी भी लाइन से मिलके ये फिगर बना होता है वो होते हैं एजेस। जितने भी पूरे फ्लैट सर्फेसेस, 1 सर्फेस 2 3, जैसे कि मैं अगर ये फ्लैट सर्फेसेस है, ये पूरा फ्लैट सर्फेस है, ये भी पूरा फ्लैट सर्फेस, तो ये होते हैं फेस। और एक होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, एंड पॉइंट्स, ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ये सब क्या है, वर्टेक्स। जैसे अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 तो मेरे को दिख रहे हैं और 8 मेरा यहाँ पीछे है। इमेजिन कर रहे हो इस फिगर को, तो 8 वर्टेक्स हैं इसमें। ओके, तो दिस वाज द 3 डायमेंशनल फिगर। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 5. नाउ वी विल डू चैप्टर नंबर 6 in the next term.